नमस्कार, हरियाणा समाचारों में आपका स्वागत है। गीतिका आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को जमानत मिल गई है। कांडा को दिल्ली की रोहिणी अदालत से जमानत मिली है। अदालत ने कांडा को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कांडा इससे पहले भी जमानत लेकर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेल बढ़ाने के लिए फिर से याचिका दायर की। कांडा ने अगस्त 2012 में दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इस मामले में कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा को भी आरोपी बनाया गया है। न्यायिक अभिरक्षा के बाद कोर्ट ने गोपाल कांडा की जमानत लेकर उसे राहत दी है। मैं न्यायपालिका पर भरोसा करता हूं और आइंदा भी न्यायपालिका पर भरोसा रहेगा कि हमें न्याय मिलेगा और गोपाल कांडा को जमानत पर आजाद कर जो अदालत ने राहत दी है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं। वहीं कांडा की जमानत की खबरें जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, वैसे ही वो जोश के साथ सड़कों पर उतर आए। समर्थकों ने कांडा के कैंप कार्यालय के बाहर जमकर पटाखे चलाए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कांडा के खिलाफ 5 अगस्त 2012 को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था और कई दिनों तक दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली के बाद गोपाल कांडा ने दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिरसा से निर्दलीय विधायक के तौर पर विजयी हुए गोपाल कांडा नवंबर 2009 में हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद उनको स्थानीय निकाय मंत्रालय का भी स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया था। केस के दौरान इससे पहले गोपाल कांडा को हरियाणा विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए 4 सितंबर 2013 को 1 माह की अंतरिम जमानत प्राप्त हुई थी। कोर्ट ने गोपाल कांडा का पासपोर्ट जमा करवा लिया है और वो बिना कोर्ट की इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सतनाम सिंह से। जी सतनाम, आज जो है कांडा की जमानत होने वाली है, इसका फैसला आ गया है, उनको जमानत दी जाएगी, तो समर्थकों में हम देख सकते हैं कि काफी उत्साह है। अभी वहां पर कैसा माहौल है? जी बिल्कुल इंद्रजीत, जो कांडा समर्थक हैं उनको उनमें बिल्कुल खुशी का माहौल है। आज जो शू कैंप है यहाँ से सिरसा के हिसारिया चौक पर, उसमें उन्होंने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है और पटाखे भी चलाए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिला है और गोपाल कांडा को जो जमानत मिली है उससे उनके समर्थकों में पूरा उत्साह है और वो यही दुआ कर रहे हैं कि आगे भी इस केस में उनके साथ इंसाफ हो। जो कांडा समर्थक है उनमें काफी खुशी है और उम्मीद करते हैं कि आज देर रात तक कांडा शायद जेल से बाहर निकलेंगे और कल शाम तक वह सिरसा पहुंच जाएंगे। जी सतनाम, ये तो समर्थकों की बात थी, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर गोपाल कांडा के परिवार की बात की जाए तो उनके घर में इस वक्त किस तरह का माहौल है? किसी परिवार के सदस्य से कोई बात हो पाई है? जी बिल्कुल, उनके जो भाई हैं छोटे गोविंद कांडा और जो उनके परिवार के लोग हैं वो सारे गुड़गांव में हैं और गोविंद कांडा भी दिल्ली में है, वो वकीलों के साथ है वहाँ पर। उसके बाद वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के वो जेल में सरेंडर करेंगे और उसके बाद ही गोपाल कांडा को वहाँ से तिहाड़ जेल से रिहाई मिल पाएगी। फिलहाल उनके परिवार तो कोई जो बड़ा है वो सिरसा में नहीं है, सारे लोग वहाँ गुड़गांव में हैं और जो गोपाल के भाई हैं गोविंद कांडा और उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं वह हम लोग हैं वो दिल्ली आज रोहिणी कोर्ट में थे, जहाँ गोपाल कांडा को जब जमानत दी गई तो वो कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल थे। जी सतनाम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो गोपाल कांडा को एक बड़ी राहत, उनको जमानत मिल रही है और परिवार में खुशी का माहौल है। इसी के साथ समर्थक भी बड़े स्तर पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो सड़कों पे उतरकर लड्डू बांटकर अपनी खुशी जता रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3206 जेबीटी टीचर्स को राहत दी है। जी हां, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा जेबीटी टीचर्स भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सभी भर्तियों को रद्द करने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों को एलपीए के जरिए डबल बेंच में चुनौती दी गई। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती के मामले में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के
इसके लिए कुछ और समय मांगा था। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 4 मार्च के लिए स्थगित कर दी थी, लेकिन सोमवार को भी हरियाणा सरकार की ओर से कोई जवाब न आने पर कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें सभी भर्तियां रद्द कर दी गई थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यमुनानगर जगाधरी सड़क पर से अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि तोड़फोड़ से जो मलबे का ढेर लगेगा उसे भी तुरंत साफ किया जाए। हाई कोर्ट ने ये आदेश एक एनजीओ की याचिका पर दिए हैं। आज सरकार ने अदालत में कबूला था कि इस सड़क के किनारे सैकड़ों लोगों ने अतिक्रमण किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर चंडीगढ़ में 2 दिन तक मंथन किया। इस बैठक में पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा का कार्यक्रम तय किया है। साथ ही पार्टी ने नए प्रदेशाध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में 2 दिनों तक इस बात पर गहन मंथन किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके। पहले दिन पार्टी के एमएलए, एमपी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया, तो दूसरे दिन जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। इस बैठक में तय ये हुआ कि हरियाणा सरकार और यूपीए सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जाए और इसके लिए पद यात्रा निकाली जाए। अशोक तंवर ने संकेत दिए हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आला कमान को अनुशासन कमेटी के गठन के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। अशोक तंवर ने खुद को पार्टी से ऊपर मानने वाले नेताओं को भी नसीहत दी और कहा कि पार्टी सबसे ऊपर कोई भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात आम आदमी पार्टी की है, मैं हमेशा इस बात को बोलता भी रहा हूँ और महसूस भी करता हूँ कि एक प्रयोग के तौर पर दिल्ली की जनता ने उनको जिताने का प्रयास किया और वो प्रयोग पूरी तरीके से असफल साबित हुआ। और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता किसी भी तरीके से आम आदमी, और लगातार जो हम देख रहे हैं वो 49 दिन की सरकार हमने देखी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने वायदे किए, जनता को गुमराह करके जो वायदा खिलाफी करी, आज उसका पूरा असर है दूसरे प्रदेशों में भी है। और लगातार आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूँ कि ग्राफ जो थोड़ा बहुत एक अपसाइड था वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। इसी के साथ ही हरियाणा विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दी गई है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी खरीद मौसम के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए निर्धारित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने यह घोषणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में उठाए गए एक मुद्दे पर की। हुड्डा ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय स्थिर करने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का एक कार्य समूह गठित किया था, जिसमें पंजाब, पश्चिमी बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री सदस्य थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य समूह द्वारा दी गई सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से अच्छी हैं और अगर कार्य समूह की सिफारिशों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का संशोधित रूप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस समूह ने लघु अवधि के फसली ऋण 11% की बजाय 4% देने की सिफारिश की थी, जो कि केंद्र सरकार ने मान ली और आज देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को लघु अवधि के फसली ऋण 4% की दर से अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय स्थिर करने के लिए समूह ने कृषि लागत जमा 50% मुनाफा का फॉर्मूला देने की सिफारिश भी सरकार को की थी, जो कि एक ना एक दिन सरकार मान लेगी। यही सुझाव स्वामीनाथन आयोग का भी था। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को कुल 16 बिल पास किए गए, जबकि आखिरी दिन भाजपा नेता अनिल विज की ओर से शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर की गई टिप्पणी से खलबली मच गई और अनिल विज को सदन से सस्पेंड कर दिया गया और अनिल विज के खिलाफ शिकायत विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को भेज दी गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को खत्म हो गया। आखिरी दिन कुल 16 बिल पास किए गए, जिनमें कई अहम बिल शामिल हैं। सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस बार विपक्ष का रवैया सकारात्मक रहा और यही वजह रही कि बहस के दौरान अच्छे सुझाव आए और 16 बिल पास किए जा सके।
बजट सेशन हुआ है, एक चीज़ जो विशेष रूप से सामने आई कि जब विपक्ष कोऑपरेट करता है तो अच्छे डिस्कशंस होते हैं। आज लोकहित और लोक महत्व के कितने ही बिल्स पर विपक्ष ने पार्टिसिपेट किया और उसको मैं एक बड़ी अच्छे सुझाव आए विपक्ष की तरफ से। मैंने कहा भी है उनको कि अगर आप सकारात्मक रूप में किसी भी डिबेट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उससे डिबेट का लेवल भी ऊपर बढ़ता है, कानूनों में भी अच्छे इनपुट्स आते हैं और अच्छे बिल पास होते हैं। आज विपक्ष का रवैया सकारात्मक था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सत्र के दौरान कई अहम बिल पारित हुए हैं। उन्होंने खास तौर से हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादकों और जनता को राहत पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास शुल्क न लगाए जाने के लिए ये बिल पारित किया गया है, जिससे सब्जी का काम करने वाले व्यापारियों को फायदा होगा और उनका किसानों से अच्छा तालमेल हो सकेगा। देखिए, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। जहां तक हमारे व्यापारी साथी हैं जो मंडियों के अंदर बैठे हैं, ये उनके लिए राहत का कदम है। मैं अगर आपसे निवेदन करूं तो किसान तो अपनी सब्जी या फल मंडी में लेकर आता है, ये टैक्स किसान पर तो है नहीं, ये टैक्स तो आखिर में व्यापारी पर है। और व्यापारी भी हमारे पंजाबी समुदाय के भाई हैं ज़्यादातर, जो इस व्यवसाय के अंदर लगे हैं, जिन पर हमें बड़ा फक्र, बड़ा गर्व है। जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पंजाबी समुदाय ने एक निर्णायक भूमिका हमेशा निभाई है और आगे भी निभाएंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा राहत जो मंडियों में हमारे व्यापारी साथी बैठे हैं उनको होगी, क्योंकि सारा टैक्स वापस ले लिया गया है। उनको अपना व्यवसाय अब किसान के खेत से मंडी तक करने में और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे से मुक्त नहीं रहा। मुख्यमंत्री की सदन से बाहर की गई घोषणाओं के मुद्दे पर बोल रहे भाजपा विधायक अनिल विज को शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने टोका तो अनिल विज ने उनकी जानकारी के संबंध में ही टिप्पणी कर दी। फिलहाल बाद दोपहर करीब 3 बजे बजट सत्र खत्म हो गया और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ राजेंद्र कौर, डे एंड नाइट न्यूज़। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है और इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों का जनसंपर्क बढ़ाने की ललक भी जागी है। अपनी इसी कड़ी में बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली से 8 मार्च को चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश भर के करीब 236 शहरों के 1000 से भी ज्यादा स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जनता से रूबरू होंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही रैलियों का जमघट भी लगना शुरू हो गया है। इसी दौर में नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली में एक चाय की दुकान पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से उनकी समस्याएं सुनने जा रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ सवालों और उनके जवाबों का सिलसिला भी चलेगा। मोदी अपनी इस चाय वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश भर के 236 शहरों के करीब 1251 स्थानों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इससे पहले मोदी 12 फरवरी को 300 शहरों के करीब 1000 स्थानों पर चाय की चर्चा कर चुके हैं। 8 मार्च को दूसरे चरण में प्रदेश भर में, हमारे प्रदेश के अलावा देश भर में तकरीबन 256 शहरों से 1251 स्थानों पर वो सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और उसमें हरियाणा में भी इस बार, पिछली बार 6 जिले लिए थे हमने, 6 जिलों के 23 स्थान थे। इस बार हरियाणा के 8 जिलों के 37 स्थानों से वो संवाद स्थापित करेंगे। इसमें वो लोकल इश्यूज, जो स्थानीय समस्याएं हैं, आम व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, उनकी क्या समस्या है, क्या सुझाव है। दूसरा, वो गुड गवर्नेंस, सुशासन के बारे में व्यक्ति का क्या सुझाव है। और तीसरा, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई आकांक्षा, कोई उनके मन में कोई शंका है तो समाधान की दृष्टि से वो बातचीत करते हैं। चुनाव सर पर है तो भाजपा और हजका में सीटों को लेकर जो मतभेद उभरा है वो किसी से भी नहीं छिपा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ऐसे किसी भी मतभेद से साफ इनकार करते हैं। अभी तक वास्तविकता तो ये है कि ना किसी ने मांगी है और ना किसी ने अभी तक दी है। इस बारे में औपचारिक निर्णय ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा। ये चर्चाएं स्वाभाविक रूप से, चुनाव में चर्चाएं हैं। इस संबंध में ना तो हजका ने ये कहा कि हम ये लेंगे या नहीं लेंगे, ना भाजपा ने कहा कि ये सीट देंगे या नहीं देंगे।
बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही आत्मीयता से, दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस नाते से बातचीत चल रही है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कम से कम सीट बंटवारे को लेकर नहीं है, क्योंकि गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जहां भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां हजका के कार्यकर्ता भी काम करेंगे। हरियाणा बीजेपी में कई कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं, जिस पर बीजेपी नेता चुटकी लेना नहीं भूलते। भाजपा नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार ने हरियाणा में कुछ भी नहीं किया, तो वह लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। यही कारण है कि कांग्रेस नेता भारी संख्या में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि उनका और हजका गठबंधन में कोई भी मतभेद नहीं है सीटों को लेकर। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन सी 2 सीटें हजका की झोली में आती हैं। पंचकुला से कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। जाटों को आरक्षण दिए जाने के फैसले से यमुनानगर के युवाओं में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जाट आरक्षण के विरोध में आज जगाधरी के अग्रसेन चौक पर सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आरक्षण देने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार तक नहीं किया और महज वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण दिया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार को आगामी चुनाव में अपने इस कदम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार की घिनौनी हरकत, घृणापूर्वक काम जो केंद्र सरकार ने किया, एक आयोग, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग इसलिए बिठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इसके अंदर आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या एक समाज, जाट समाज को आरक्षण की आवश्यकता है भी या नहीं। उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं किया। बीच में ही ये, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का एक डंडा लटका हुआ है, उस तलवार के कारण, चुनावी फायदे के कारण वोट बैंक बनाने की नीयत के साथ ये जो घृणित कार्य किया, इसके लिए समाज की समस्त बिरादरियां, समस्त जातियां एक हो गई। कोई भी किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो जल्दबाजी जिसके अंदर मंशा दिखती है, घृणित मंशा दिखती है, उसके खिलाफ जरूर है। ये समाज को, राष्ट्र को तोड़ने का जो काम किया, समाज के अंदर अंतर्द्वंद पैदा करने का काम, द्वेष पैदा करने का काम, वैमनस्य के भाव पैदा करने का जो काम किया, इसको समाज पूरी तरह नकारता है। हम में से कुछ भाई जाट भी हैं, लेकिन उन्होंने भी पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में सिर्फ एक खास जाति की वोटों को लुभाने के लिए एक तरफ से आरक्षण दे दिया। हम उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात है। हम अपना हक किसी को नहीं छीनने देंगे। केंद्र सरकार द्वारा जाटों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा के साथ ही जाट समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्र में आरक्षण लेने पर कैथल में जाटों ने लड्डू बांटकर और ढोल की थाप पर नाच झूमकर खुशी मनाई। इस दौरान जाट समुदाय कहता दिखा कि जाटों को आरक्षण देने के लिए पूरा जाट समुदाय यूपीए नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला के बहुत आभारी हैं। साथ ही जाट ये भी कहते दिखे कि ये दिन जाट समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है और आने वाले चुनावों में जाट समाज कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ देगा। हम जाट नेताओं का धन्यवाद करते हैं, जैसे धर्मपाल जी छोट है, हमारे मलिक साहब हैं, हमारे जैसे काफी कापों के नेता हैं जिन्होंने बड़ा दिन रात संघर्ष करके पटरियां रोक के, बसें रोक के जिन्होंने मेहनत की है। हम सबसे पहले तो नेताओं से पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं। अगर जब तक अपनी बिरादरी मेहनत नहीं करती तब तक किसी को आरक्षण नहीं मिलता। हम सबसे पहले तो हमारी बिरादरी का, जाट नेताओं का धन्यवाद करते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले 6 दिसंबर 2012 को अस्थायी रूप से भारत का निलंबन हुआ था और अब आईबीएफ को आईबा ने बर्खास्त कर दिया है, जिसके कारण भारतीय मुक्केबाजों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आईबा के ध्वज तले खेलना होगा। निलंबित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में वर्तमान गतिरोध से नाराज अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने अब आईबीएफ को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कारण रहा पदाधिकारियों द्वारा खेल की छवि, ख्याति और हितों को नुकसान पहुंचाना। हालांकि आईबीएफ को बर्खास्त करने से मुक्केबाजों और प्रशिक्षकों पर इसका असर कम ही पड़ता दिखेगा और मामला सुलझने तक मुक्केबाज आईबा के ध्वज तले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।
बॉक्सिंग फेडरेशन का जो बैन हुआ है सर, ये कई दिन से चल रहा था और हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और हंगरी मीट भी अंडर द आइबा फ्लैग पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ लाइक इंग्लैंड और दैट रिसेंटली अभी थाईलैंड के साथ हुआ था, तो इंडिया के साथ अभी हुआ है। बट मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात की तो उन्होंने अश्योर किया है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे और जो भी IOA की या इंटरनेशनल बॉडी की टर्म एंड कंडीशन है तो हम उसको पूरा करेंगे। वहीं अपने बयान में विश्व संस्था ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कार्यकारी समिति ने भारत में मुक्केबाजों से जुड़े सभी मसलों के व्यापक मूल्यांकन और आंकलन के बाद बड़े खेद के साथ अपने वर्तमान निलंबित सदस्य भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के साथ आधिकारिक रिश्ते समाप्त करने का फैसला किया है। आइबा अध्यक्ष चेंग कुवोवू ने कहा, नए चुनावों और नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने तक IBF को मान्यता मिलने की संभावना नहीं है। आइबा अध्यक्ष और पूरे मुक्केबाजी परिवार की तरफ से मुझे बहुत खेद और दुख है कि हमें यह फैसला करना पड़ा। दरअसल आइबा ने IBF को 6 दिसंबर 2012 को अस्थायी रूप से निलंबित किया था। उसके लगभग 16 महीने से किसी आधिकारिक गतिविधि को मान्यता नहीं दी और न ही भारतीय अधिकारियों का पक्ष लिया। आइबा ने हालांकि वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जब भारतीय ओलंपिक संघ का निलंबन समाप्त कर देगा तो वो उस स्थिति पर समीक्षा करेगा। विश्व संस्था ने कहा कि वो ताज़ा चुनावों के बाद IBF में साफ सुथरी छवि के पदाधिकारी चाहता है। चुनावों में संभावित हेराफेरी के कारण IBF को निलंबित किया गया था और तब से लेकर अब तक निलंबन हट नहीं पाया। लेकिन अब भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को और मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डे नाइट न्यूज। हरियाणा समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दे, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।